कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हेलो किसान कार्यक्रम में हम आपको एक मंच प्रदान करते हैं जिसमें आपको एक फोन कॉल के जरिए अपनी जो समस्याएं हैं वो आप हमारे सामने रख सकते हैं, उनका समाधान आप तक पहुंचता है और रोजाना लेकर आते हैं आपके लिए नए नए विषय खेती किसानी के संबंध में। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं सब्जियों की संरक्षित खेती की तैयारी के बारे में। जी हां, सही समय चल रहा है, किस तरह की तैयारियां आपको करने की जरूरत है। अंगूर की फसल में रोग नियंत्रण व बचाव हमारा दूसरा विषय है। तो इन दोनों ही विषयों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे आज के हमारे इस कार्यक्रम के में। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टोल फ्री नंबर की जानकारी दे देते हैं आपको, 1800-113-061, 1800-113-061 हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं। अपनी जो भी सवाल हैं सब्जियों की संरक्षित खेती के संदर्भ में और साथ ही साथ अंगूर के बारे में, कोई कीट लग गया है, कोई रोग लग गया है, किस तरह से आप बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ। परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बलराज सिंह, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं IRI पूसा, नई दिल्ली में। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, बता दें आपको, डॉक्टर सोम कुंवर, जो निदेशक हैं राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, पुणे, महाराष्ट्र में। डॉक्टर कुंवर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं सब्जियों की संरक्षित खेती की किस तरह से तैयारी कर सकते हैं आप, अंगूर में कौन कौन से रोग लग सकते हैं, किस तरह से आप बचाव कार्य कर सकते हैं। इन दोनों ही विषयों पर आपको अपने फोन से हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है, अपने सवाल पूछने हैं। हम आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर बलराज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, वो हमें बताएंगे कि सब्जियों की संरक्षित खेती की जब बात आती है तो किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो डॉक्टर बलराज आपसे चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जब सब्जियों की संरक्षित खेती की हम बात करते हैं तो उससे क्या लाभ मिलता है। बिल्कुल, देखिए, जब आदिति जी, सब्जियों की जो संरक्षित खेती है और खास करके ऐसा मौसम जो अब चल रहा है, बरसात और बरसात के बाद वाला मौसम, जब खुले खेत में ये सब्जियां हम करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं किस रूप में, जैविक रूप में और अजैविक रूप में। जैविक कारक हैं, जैविक कारकों में बहुत सारे विषाणु रोग हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे सकिंग पेस्ट हैं, वो वायरस को कैरी करते हैं, जैसे सफ़ेद मक्खी है, एफिड्स हैं, थ्रिप्स हैं, जैसिड्स हैं, होपर्स हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे रोग हैं जो ज़मीन से लगते हैं, कवक जनित रोग है जिनको हम फंगल डिजीज बोलते हैं, जीवाणु जनित रोग हैं, बैक्टीरियल डिजीज उनको हम कहते हैं, वो हवा से भी लग सकते हैं, ज़मीन से भी लग सकते हैं, और नेमेटोड्स हैं, सूत्रकृमि जो उनको बोलते हैं, ये खुले खेतों में बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं। और इनका ज़्यादा नुकसान की जो वो है इंटेंसिटी, वो ज़्यादा बरसात और बरसात के बाद वाले मौसम में रहती है। दूसरी तरफ अजैविक कारक भी हैं, जिसके अंदर जैसे अभी खरपतवार आपके होंगे, ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, हवा में नमी ज़्यादा बढ़ेगी, वो भी बुलावा देगी बीमारियों को। तो जब हम
फसलों को खुले खेत के जो ये दिक्कत आती है जितनी जी। भी जैविक और अजैविक रूप में, जी। उनसे बचाते हुए जब सब्जियों की या कोई फसलों की खेती करते हैं तो उसी को हम संरक्षित खेती कहते हैं। जी। और संरक्षित खेती का मतलब है कि हम उसमें ग्रीन हाउस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नेचुरली वेंटिलेटेड भी हो सकता है ग्रीन हाउस। जी। अगर पौध तैयार करनी है तो वो जो सेमी क्लाइमेट कंट्रोल हो सकता है उत्तर भारत के मैदानों में, उसमें हम कूलिंग पैड और फैन लगा सकते हैं ताकि कम से कम पौध अवस्था में सही वातावरण उसको मिले। जी, तो अलग अलग संरचनाओं के अंतर्गत जब हम खेती करते हैं सब्जियों की तो उसे हम संरक्षित खेती कहते हैं, और काफी हम कह सकते हैं स्तर पर ये काफी लाभकारी साबित हो सकती है हमारे किसानों के लिए, क्योंकि बदलते मौसम में कई तरह के रोग लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं, और उस अवस्था में काफी हद तक बचाव हो जाता है हमारी फसलों का। और किस तरह से आप तैयारियां कर सकते हैं, कितनी तरह की संरचनाएं होती हैं, इसके बारे में विशेषज्ञ से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है जो हम आपको दिखा देते हैं। जब हम किसी फसल की पैदावार मुख्य जैविक या अजैविक कारकों से बचाते हुए यानी सुरक्षा प्रदान करते हुए करते हैं तो उसे संरक्षित खेती कहते हैं। संरक्षित खेती में किसान फसलों की मांग के अनुसार वातावरण को नियंत्रित करते हुए महंगी फसलों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जहां पर धूप, छांव, गर्मी व ठंडक का अधिक प्रभाव ना हो, साथ ही तेज बारिश का असर, तीव्र हवाओं का प्रकोप भी ना हो। संरक्षित खेती में फसलों का प्राकृतिक प्रकोप व अन्य कारकों से बचाव किया जाता है। संरक्षित खेती के द्वारा किसान प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान सब्जियों की संरक्षित खेती कर सकते हैं। इसके तहत किसान टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, हरी प्याज, सेम, मटर, चुकंदर, मिर्च, धनिया, बैंगन, भिंडी और करेला आदि लगा सकते हैं। इनके अलावा भी किसान अदरक, मिर्च, लौकी और तोरई आदि की खेती भी कर सकते हैं। किसान पॉली हाउस, नेट हाउस आदि में संरक्षित खेती करके सब्जियां उगा सकते हैं। संरक्षित खेती के कई फायदे हैं। ये तकनीक फल, फूल और सब्जियों की फसलों की पैदावार के लिए अनुकूल है। इन तकनीकों के तहत उपरोक्त फसलों की खेती साल भर ली जा सकती है। संरक्षित खेती के तहत किसान ऑफ सीजन में उत्पादन करके अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। संरक्षित संसाधनों के तहत फसलों के लिए पानी की आवश्यकता को सीमित और नियंत्रित किया जा सकता है। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी सब्जियों की संरक्षित खेती पर, इस पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम रुक कर लेते हैं। डॉक्टर कुंवर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे अंगूर की खेती के बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर कुंवर, आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो अंगूर के बागों में कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखने की जरूरत होती है हमारे किसानों को? नमस्कार। अंगूर के बगीचे में हमने इस हालात में अगर बात करते हैं तो मेनली डिसीजेस आते हैं, रोग जिसे कहते हैं जी। और इस रोग में जैसे जैसे बारिश पड़ती है, जैसे जैसे हमारी टहनियाँ बढ़ते जाती है, पत्तों का साइज बढ़ता है, बारिश आने से आर्द्रता जो नमी है वो बढ़ जाती है, और वो बढ़ने से एक ठराविक तापमान जो है वो कम हो जाता है, आर्द्रता बढ़ जाती है। और ऐसे हालात में हमारे बगीचे में डाउनी मिल्ड्यू और एंथ्रैक्नोज, उसके साथ साथ बैक्टीरियल ब्लाइट, ऐसे 3 प्रमुख रोग का हमें सामना करना पड़ता है जी। ये होता है कि अगर नई ग्रोथ अगर बढ़ रही है, नई ग्रोथ अगर जहां बढ़ रही है, बारिश अगर आ रही है, कंटिन्यूअस 2 से 3 दिन अगर बारिश चल रही है, नया ग्रोथ चल रहा है, तो ऐसे इसमें एंथ्रैक्नोज करके एक डिसीज है वो आता है। वो है पत्तों छोटे छोटे ऐसे टिपके होते हैं, छोटे ऐसे, और वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, और उसको कुछ समय के बाद में वो छेद गिर जाते हैं जी। और ऐसा अगर होता है, उसको अगर हम नियंत्रण में नहीं लाते हैं तो वो हालत में ये होता है कि वो जो जीवाणु बीजाणु है वो और पत्ते से लेके काड़ी में चले जाता है, काड़ी से लेके वो आगे हम नेक्स्ट सीजन में जब हम छटनी करते हैं, उस छटनी के बाद में जैसा बंच निकलता है, गुच्छा निकलता है, उस गुच्छे को ऊपर वो और उसका ऊपर इन्फेक्शन कर देते हैं और वो गुच्छे को खराब कर देते हैं।
मतलब हमारा बंच जो है, ग्रेप का बंच है, वो पूरा खराब हो जाता है अगर हमने इसको कंट्रोल अगर नहीं किया। सही तो समय पर अगर हमने सही कदम नहीं उठाए तो हमारी फसल को काफी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, तो अभी आपने एक बीमारी के बारे में तो यहाँ पर बता दिया, बाकियों के बारे में आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, इस समय हमारे विशेषज्ञ का यही कहना है कि बीमारियां काफी लग जाती हैं। 3 मुख्य बीमारियां हैं जिनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे हमारे कार्यक्रम में, आप तक जानकारियां पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है जो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। किसान पारंपरिक फसलों के अलावा बड़े पैमाने पर फलों की खेती भी करते हैं। फलों के बाग किसानों के लिए अच्छी आमदनी का जरिया है। अगर अंगूर की खेती की बात करें तो सही तरीके और बड़े पैमाने पर अंगूर की खेती करने पर ये लंबे समय तक आय का अच्छा साधन साबित हो सकती है। अंगूर की बागवानी लगभग पूरे भारत में सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। पैदावार के आधार पर कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मुख्य राज्य हैं, जबकि उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में अंगूर की बागवानी की जाती है। अंगूर की खेती के लिए गर्म, शुष्क और दीर्घ ग्रीष्म ऋतु अनुकूल रहती है, लेकिन बहुत अधिक तापमान फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं अधिक तापमान के साथ अधिक आर्द्रता होने से फसल में रोग लगने की आशंका भी बढ़ जाती है। अगस्त में अंगूर में एंथ्रेक्नोज रोग लगने की आशंका रहती है। ऐसे में किसान समय रहते ही इस रोग की रोकथाम के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित उपाय करें। इसके अलावा किसान अंगूर को रोग से बचाने के लिए समय समय पर फसल की निगरानी भी करते रहें। अंगूर के पकते समय बारिश या बादल का होना नुकसानदायक रह सकता है। ऐसा होने पर फल फट जाते हैं और फलों की गुणवत्ता पर भी इसका असर पड़ता है। अंगूर की खेती के लिए काफी मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ऐसे में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए और लगातार अच्छी गुणवत्ता वाली फसल लेने के लिए खाद और उर्वरकों द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति करना जरूरी है। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको फिर याद दिला दें कि हमारे टोल फ्री नंबर पर आपको कॉल करना है और अपना जो फ़ोन है वो उठाइए। समय समय पर हमारी टीवी स्क्रीन पर भी हमारे जो टोल फ्री नंबर है वो फ्लैश किए जाएंगे। सब्जियों की संरक्षित खेती आप करना चाहते हैं या फिर अंगूर के बाग हैं आपके पास, इस समय आप किस तरह के कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बेझिझक आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर बलराज, आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। आपने बताया बहुत ही अच्छे तरीके से कि संरक्षित खेती करने से किस तरह के लाभ हो सकते हैं। अगर हम अभी की बात करें, इस समय की बात करें, कहीं कहीं बरसात आ चुकी है, लेकिन उत्तर भारत में कुछ एक इलाके हैं जहां पर अभी मानसून थोड़ा देरी से पहुंचने की संभावनाएं हैं, तो ऐसे में किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक तो आदिति जी, इस मौसम में सबसे महत्वपूर्ण है, आप जब नई फसलें लगाएंगे, उनकी पौध आपने लगा रखी है, आप लगाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से टमाटर की खेती, जो सामान्य टमाटर होता है, चेरी टमाटर की खेती भी आप अभी उसकी रुपाई कर सकते हैं जुलाई या अगस्त के महीने में। इसके अलावा शिमला मिर्च, चाहे वो लाल पीली रूप में या हरे सब्जी के रूप में आप पैदा करना चाहते हैं, बीज रहित खीरा या इवन बैंगन का भी आप काश्त करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त आप और दूसरी बेल वाली सब्जियां भी ग्रीन हाउस में, क्योंकि बाहर दिक्कत आती है, लगाना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य तो है कि उनकी पौध सबकी, चाहे टमाटर हो, शिमला मिर्च हो या खीरा हो, उनकी पौध सुरक्षित संरक्षित क्षेत्र में ही तैयार करनी है। ये नहीं कि आप टमाटर तो ग्रीन हाउस में लगाएंगे और उसकी पौध आप खुले खेत में तैयार करेंगे, नहीं, आपकी पौध 100% विषाणु रोग रहित होनी चाहिए, उसमें वायरस का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जब आप उसको सॉइललेस मीडिया में करेंगे, भू रहित माध्यम पे करेंगे, तो कई बार क्या होता है, आपके खेतों में नेमेटोड सूत्रकृमि जमीन के अंदर विद्यमान होते हैं भारी तादाद में, तो ऐसी स्थिति में वो मिट्टी के साथ आपके ग्रीन हाउस में जाएंगे। लेकिन जब सॉइललेस मीडिया होगा, पूरा रोगाणु रहित होगा, तो उसमें आप पौध तैयार करेंगे तो बहुत वो कारगर होगा, बहुत अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा। जी बिल्कुल। और किस तरह की तैयारी करनी है आपसे जानेंगे डॉक्टर बलराज, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। जगदीश जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। हेलो
हेलो। हाँ मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम जी हमारे टमाटर की फसल है अभी, तो उसमें फसल में लाल पत्ते हो रहे हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? नहीं देखिए, आपकी फसल जगदीश जी खुले खेत में है? जी खुले खेत में है सर। अभी देखिए तापमान और दोनों परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल बनी हुई थी, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है क्रॉप के ऊपर अधिक तापमान का कोई असर रहा हो, ज़्यादा जो है प्रकाश की तीव्रता का, या ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इसके फोटो लेके हमें अगर दिखा दें, या जो स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ वैज्ञानिकों से संपर्क करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर हम देख पाएंगे कि किसी तत्व की कमी है या वातावरण की जो वर्तमान में मानसून लेट हुआ है उसकी परिस्थितियों के कारण फसल के अंदर इस तरीके का कोई झुलसन या ऐसी कोई चीज हुई है, तो जब भी उसको बता सकते हैं। तो आप अच्छा यही रहेगा स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, या उसके 2-3 अच्छे फोटोग्राफ लेके व्हाट्सएप के ऊपर आजकल आप भेज सकते हैं। तो अगर वो भेजेंगे तो जरूर निश्चित रूप से हम आपकी उस बात का जवाब दे पाएंगे। वैसे मुझे लगता है कि अभी ज्यादा तापमान और प्रकाश की तीव्रता दोनों चीजों में मानसून थोड़ा लेट हुआ है, तो हो सकता है उसका असर फसल के ऊपर रहा हो। जी, जैसे उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मानसून वैसे भी थोड़ा विलंब हुआ है, तो हो सकता है कि ये भी संभव कारण हो सकता है जो आपकी समस्या आ रही है आपके टमाटर के खेत में। अन्यथा आप किसी भी निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र का रुख करके वहाँ पर जो भी वैज्ञानिक है उनका भी संपर्क एक बार कर सकते हैं, दिखा दीजिए, उसके पश्चात ही आपको बताया जा सकेगा कि किस तरह से आपको यहाँ पर उपचार कार्य करना है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर बलराज से अपनी जो चर्चा है उसको जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर कुंवर का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर कुंवर, आपसे जानना चाहेंगे, आप जानकारी दे रहे थे कि इस समय हमारी जो अंगूर के बाग हैं उसमें बीमारियां लग जाती हैं, एंथ्रेक्नोज के बारे में आप जानकारी दे रहे थे, इसके बारे में और क्या कहेंगे आप? क्या लक्षण होते हैं इसके, किस तरह से पहचान करें हमारे किसान और किस तरह से बचाव किया जाए? जी, इसमें यह है कि जैसे बारिश शुरू हो जाती है, हल्की सी भी बारिश अगर 2 दिन से 3 दिन तक अगर लगातार चलती रही और नई जो फूट निकल रही है, नई जो ग्रोथ आ रही है, उस ग्रोथ के ऊपर खास करके नए पत्तों के ऊपर छोटे छोटे दाने दाने दिखते हैं, ब्राउन कलर के, ऐसे टिपके जो बोलते हैं हम, ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स दिखते हैं, पिन प्रिक जिसको बोलते हैं हम। ऐसा स्पॉट्स तैयार होने के बाद में अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो वो पत्ते से ज्यादा पेटियोल से जाता है, पेटियोल से शूट्स में जाता है और शूट से नेक्स्ट सीजन में वो बंच में घुस जाएगा जी, और ऐसा करके पूरी फसल वो खराब करेगा। ये जो समझना है इसको कि बारिश के चलते हमको इसको कंट्रोल करना जरूरी है। ये कंट्रोल करने के लिए हमारा केन मैच्योरिटी का स्टेज होता है इस वक्त, और ये केन मैच्योरिटी की बात करते हैं कि पत्ते की जो जरूरत है हमको, एक शूट है, एक शूट के ऊपर 16 से 17 पत्ते चाहिए। उससे ज्यादा अगर पत्ते हैं, आगे अगर ज्यादा पत्ते जा रहे हैं तो वो दे आर यूजलेस फॉर अवर, हमें कोई काम के नहीं है। तो ये जो नया फूट है, नया जो ग्रोथ है, आगे का जो बारीक शूट, उस शूट को हमको किसी भी हालत में जल्द से जल्द निकाल के फेंक देना है, क्योंकि उसी के ऊपर हमारे पास में वो इन्फेक्शन होता है। दूसरा यह है फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है, कार्बेंडाजिम है, कॉपर है, ऐसे फंजीसाइड्स हम यूज कर सकते हैं। एक जो रिकमेंडेड फंजीसाइड्स है हमारे यहाँ पर अंगूर अनुसंधान केंद्र में, हमने जो शेड्यूल तैयार किया है कौन से स्टेज पे कौन से डिसीज के ऊपर क्या कौन सा फंजीसाइड यूज करना है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में हम अभी जब बारिश आ रही है, बारिश में क्या होता है, आर्द्रता बहुत बढ़ जाती है। अभी जैसे कि इस सीजन में हम देख रहे हैं तो 80 से 100% तक आर्द्रता है। इस आर्द्रता में बायोलॉजिकल कंट्रोल जो बोलते हैं हम, बायोलॉजिकल कंट्रोल बहुत अच्छा काम करता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में ट्राइकोडर्मा जो यह है जैविक नियंत्रण, उसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अंगूर अनुसंधान केंद्र ने ये जो बता रहा हूँ, ये पैकेट है, ये ट्राइकोडर्मा का पाउडर फॉर्म में हमने ये तैयार किया है और इसका नाम दिया है हमने मंजरी ट्राइको शक्ति। ये 10 ग्राम का पैकेट है, ये पाउडर है। 10 ग्राम का पैकेट 1 एकड़ में अगर हम डालते हैं तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। अंगूर अनुसंधान जी, तो डॉक्टर कुंवर आपसे जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि ट्राइकोडर्मा का यहाँ पर इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या बरसात के समय भी कर सकते हैं या फिर क्या सही समय रहेगा इसका इस्तेमाल करने का, क्योंकि ये जो बीमारी है ये तो बरसात के समय ही आती है?
तो किस तरह से उपयोग करें? जब बरसात शुरू होती है उसी वक्त ये बीमारी भी आती है, और ऐसे वक्त अगर हम इसी तरह से ये ट्राइकोडर्मा के जो फॉर्मुलेशन है, ये फॉर्मुलेशन अगर हम स्प्रे करते हैं तो इसी स्टेज में, इसी अवस्था में उसका मल्टीप्लिकेशन बढ़ाव जो होता है, मल्टीप्लिकेशन का रेट बहुत फास्टर होता है, क्योंकि ये बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन होती है इस ऑर्गेनिज्म को बढ़ने के लिए। ये जितना जोर से बढ़ेगा उतना वहां पर वो डिसीज को कंट्रोल करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसका इस्तेमाल हम बारिश में ज्यादातर करने के लिए हमारी रिकमेंडेशंस होती है। जी, तो इस तरह से हमारे जो किसान भाई हैं अपनी अंगूर की फसल को बचा सकते हैं एंथ्रेक्नोज बीमारी से। देखिए, बहुत ही ज़रूरी जानकारियां हो जाती हैं जब भी हम खेती किसानी के कार्य कर रहे हैं। हम अगर पहले से ही सतर्क रहेंगे, अच्छे कदम उठा लेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारी फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा, हम उसे बचा पाएंगे, उसकी गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी बरकरार रख पाएंगे। ऐसी ही हम जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे आप तक, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं सब्जियों की संरक्षित खेती हेतु तैयारी और साथ ही साथ अंगूर की फसल में रोग नियंत्रण व बचाव। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं हमारे साथ जो आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं, दरभंगा बिहार से हमें कॉल किया है रोशन जी ने। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है बैगन का मतलब कौन सा वैरायटी करें? बिहार से बोल रहे हैं, दरभंगा जिला से। जी, तो आप खुले खेत में करना चाहते हैं या फिर पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में करना चाहते हैं? खुले जगह पे। क्या कहेंगे डॉक्टर बलराज? बैंगन की ये जानना चाहते हैं उन्नत किस्म के बारे में। देखिए, आप बैंगन दोनों रूप में कर सकते हैं रोशन जी। खुले खेत के लिए बहुत अच्छी प्रजातियां भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली ने विकसित की हैं, और हमारा पूसा का वहां पर केंद्र भी है, पूसा बिहार जिसको बोलते हैं, समस्तीपुर में। वहां से आप संपर्क कर सकते हैं, बीज भी मिल सकते हैं वहां से। लेकिन खुले खेत में इस मौसम में एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है तना एवं फल छेदक, शूट एंड फ्रूट बोरर। वो सबसे बड़ी दिक्कत है। बाकी और इतनी बड़ी कोई परेशानियां नहीं आती। उसके लिए ऐसा नहीं है आप खुले खेत में खेती नहीं कर सकते, करें आप। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है एक तो कोई ऐसी प्रजाति हो जिसमें ये तना एवं फल छेदक का प्रकोप कम होता हो। दूसरी बात, जब आप बैंगन की खुले खेत में खेती करेंगे तो खेतों की सफाई, जो खरपतवार है, आपके आस पड़ोस के किसान, ये नहीं आपने तो अपना खेत साफ कर लिया लेकिन आपके पड़ोसी जो है उनमें खरपतवारों की भरमार है, तो आपका सफाई रखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब है सामुदायिक स्तर पे सब मिलकर अगर खेतों की सफाई रखें तो सब्जियों की खेती बगैर कीड़े मकोड़ों के, बहुत कम स्तर पे कीड़े मकोड़ों का, बीमारियों का प्रकोप होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है खुले खेत में सब्जियों की खेती करने का। यदि आप कीट अवरोधी नेट के अंदर अगर बैंगन की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो भी दिक्कत है वो किसी भी रूप में, चाहे शूट एंड फ्रूट बोरर हो या और कोई कीड़े हो या वो छोटा पत्ती रोग, लिटिल लीफ डिजीज जो आता है, वो उनका प्रकोप कम हो जाएगा। और अगर आजकल तो ऐसी किस्में भी आ गई हैं जिनको हम असीमित बढ़वार करने वाली किस्में कहते हैं, जिनको आपने लगाया और वो 8-9 महीने तक
वो टमाटर जैसे बेल वाले जो टमाटर ग्रीन हाउस में चलते हैं, या शिमला मिर्च भी 8-9 महीने तक चलती है, इसी रूप में बैंगन की खेती भी अगर आप चाहते हैं ग्रीन हाउस में, ये नहीं पता मुझे आपके पास है कि नहीं है, लेकिन दोनों रूप में आप संरक्षित खेती के रूप में भी और खुले खेत के रूप में भी आप बैंगन की खेती अच्छे तरीके से कर सकते हैं। खुले खेत में आपको बस ध्यान रखना है खेतों की सफाई का और समय पर उस कीड़े के नियंत्रण का और अच्छी प्रजातियों के चुनाव का, ये आपको ध्यान रखना है। जी बिल्कुल। तो ऐसे जैसे डॉक्टर बलराज आप कह रहे हैं कि हमारे जो किसान हैं उन्हें प्रजातियों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, तो जब संरक्षित खेती का चयन करते हैं, इस ओर बढ़ते हैं हमारे किसान, तो क्या इसके लिए प्रजातियां भी अलग होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल आदिति जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किसानों के हित के लिए पूछा है। बिल्कुल, टमाटर खुले खेतों जो हम खेती करते हैं तो उनको बोलते हैं हम डिटरमिनेट टाइप, सीमित बढ़वार करने वाली। और जब ग्रीन हाउस में तो खुले खेत में तो वो हो सकता है टमाटर की फसल 120 दिन की हो, 4 महीने की हो, लेकिन जब ग्रीन हाउस में जो हम खेती करते हैं उसमें प्योर इंडिटरमिनेट टाइप, बिल्कुल असीमित बढ़वार करने वाली किस्में, वो 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, वातावरण की वहां परिस्थितियां क्या हैं, अगर कहीं माइल्ड क्लाइमेट है तो हो सकता है वो 1 साल पूरा चल जाए, 1 साल से भी ज्यादा चल जाए, वरना उत्तर भारत के मैदानों में 9 से 10 महीने प्राकृतिक रूप से वायु संवाहित ग्रीन हाउस में, नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस में ऐसी किस्में मौजूद हैं जिनकी खेती हम कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी चेरी टमाटर के अंदर भी पूसा ने किस्म विकसित की, पूसा चेरी टमाटर 1, इसी तरीके से हमारी शिमला मिर्च में भी किस्में मौजूद हैं जो लाल पीली दोनों अलग अलग रंग में है, लेकिन वो भी सीमित बढ़वार करने वाली होती हैं, 8-9 महीने तक चल सकती हैं नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस में। और खीरा वगैरह ये तो बेल वाली सब्जियां हैं जो कि लगातार चलती हैं, लेकिन उनकी 2 या 3 फसलें संभव है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन सी किस्में हमें ग्रीन हाउस में, जैसे आपने कहा खुले खेतों में हम ज्यादातर मोनोसियस कुकुम्बर लगाते हैं जिसपे नर और मादा फूल एक ही बेल पर आते हैं लेकिन अलग अलग जगह आते हैं, उनको हम खुले खेतों में बेल वाली सब्जियों को करते हैं। लेकिन ग्रीन हाउस में जो खीरा लगाएंगे जब वहां पे, तो ज्यादातर हम पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर की वैरायटीज, खीरे की वैरायटी लगाते बीज रहित की, जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर आते हैं, मादा फूल आते हैं और बगैर परागण की आवश्यकता के उनमें फलों का स्थापन होता है। जी, तो ये बहुत ही बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर हम संरक्षित खेती कर रहे हैं तो उनके लिए जो किस्में तैयार की गई हैं उन्हीं का चयन करें और जो खुले खेत की किस्में हैं वो ना लगाएं, क्योंकि उससे हमें उतनी पैदावार यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से अनिल जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मैडम, हम टमाटर की खेती करने के लिए विचार कर रहे हैं बरसात के टाइम में, जैसे जुलाई में टमाटर की खेती। हाँ जी जी। तो टमाटर आप खुले खेत में करना चाह रहे हैं या ग्रीन हाउस में करना चाह रहे हैं? खुली हाउस की व्यवस्था तो नहीं है डॉक्टर साहब, यहाँ पे खुली खेती करने। तो देखिए, आपको पहले ये देखना पड़ेगा जब आप खुले खेत में करेंगे, नंबर 1 आप पौध कम से कम पौध आप, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने बरसात और बरसात के बाद वाला मौसम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में खुले खेतों में खरपतवारों की भरमार होती है और इन खरपतवारों में बहुत सारे सकिंग पेस्ट, रस चूसने वाले कीड़े जिसमें सफेद मक्खी आदि पैदा होते हैं। और वही जब आप खुले खेत में पौध तैयार करेंगे टमाटर की, तो आपकी पौध ही जब विषाणु रोग से ग्रस्त हो जाएगी तो ऐसी पौध की आपको मुख्य खेत में रुपाई का कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए कम से कम आप एक मच्छरदानी जैसा नेट जो आता है 40 भैंस का, उसका प्रबंध कर ले, एक छोटा नेट हाउस बना लें और वो बहुत कम लागत में बन सकता है। अगर आप 50 वर्ग मीटर का बनाएंगे तो आपकी 8-10 हजार रुपए से ज्यादा लागत नहीं आएगी। तो और जमीन से उठी हुई क्यारियां बना करके वो हम आपको, अगर आप पूसा में आ सकते हैं या कृषि विज्ञान केंद्र से आप वहां संपर्क कर सकते हैं तो पूरी जानकारी देंगे। आपकी पौध कम से कम विषाणु रोग रहित होनी चाहिए, फिर उसकी आप रुपाई करेंगे तो उसकी खुले खेत में खेती करने का आपको थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा। फिर रुपाई करने के बाद आपको ध्यान रखना है खेतों की साफ सफाई, खरपतवारों की भरमार नहीं होनी चाहिए, और अगर 2-4 पौधों में विषाणु रोग आ गया है तो उसी स्तर पर उसका प्रबंध करना बहुत आवश्यक है। और आजकल किस्में भी हमारे पास, चाहे वो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन से हो, काफी ऐसी किस्में हैं जिनमें विषाणु रोगों के प्रति बहुत अच्छी सहन शक्ति है, चाहे वो पूसा संस्थान की किस्में हो या IHR बेंगलोर से हमारी किस्म हो या IIVR वाराणसी हमारी किस्म हो,
या फिर प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिनका आप चुनाव करेंगे, लेकिन जानकारी लेकर उन किस्मों का चुनाव करें जिनमें अच्छी सहन शक्ति या रोधिता है, तो आपको ज्यादा फायदा खुले खेत में टमाटर की खेती का इस मौसम में मिल पाएगा। जी, तो अनिल जी आपको किस तरह के कदम उठाने हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और हमारे काफी जो दर्शक हैं अपने सवाल ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचाते हैं और उन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं। तो एक ऐसी ही ईमेल हमारे पास आई है जींद हरियाणा से मोहन जी की, और ये लिखते हैं कि क्या ये जींद हरियाणा में अंगूर की खेती कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस्म कौन सी चुने? क्या कहेंगे इस संदर्भ में डॉक्टर कुंवर? जींद हरियाणा में अंगूर की खेती की जा सकती है? जी, ये उत्तर भारत का प्रदेश है, उत्तर भारत का इलाका है, और वहां पर जो ये होता है कि सिंगल प्रूनिंग और सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो किया जाता है। एक बार छटनी करना है और एक ही बार फसल लेना है जी। तो उस हालात में हमारे पास में हम अंगूर की किस्में लगाई जा सकती है, अंगूर की खेती हो सकती है। समय थोड़ा सा उसका शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज बोलते हैं हम, किस्में शॉर्ट ड्यूरेशन, जल्दी से जल्दी पकने वाली अंगूर की किस्में। तो उसमें फ्लेम सीडलेस करके एक अंगूर की किस्म है, लाल कलर का दाना होता है उसका, वो अंगूर की किस्म बहुत अच्छी चलेगी वहां पर। दूसरा ये है कि सफेद वाली जो हमारे यहाँ थॉमसन सीडलेस है वो थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलनात्मक हम बात अगर करते हैं तो राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र ने जो नई एक किस्म तैयार की है, मंजरी नवीन करके है, वो बहुत ही जल्दी 110 से 120 दिन के अंदर वो आ जाती है जी। तो ऐसी जल्द तैयार होने वाली जो किस्में हैं वो उस इलाके में अगर हम लगाते हैं तो वहां पर भी अंगूर की खेती बहुत अच्छी से हो सकती है। इसके पहले भी हुई है और आज भी कहीं कहीं उधर पंजाब में वगैरह बहुत अच्छी से, दिल्ली और दिल्ली के आसपास में भी अंगूर की खेती अच्छी हो रही है। तो वहां पर खेती हो सकती है कि सवाल नहीं है। वहां पर जो बारिश आती है, बारिश को साइड होने वाली जो किस्में हैं वो नहीं चाहिए। बारिश शुरू होने के पहले जो किस्म जल्दी निकल जाती है ऐसी किस्में होनी है, जैसा कि हम फ्लेम सीडलेस की बात कर रहे हैं। देन हमारी एक दूसरी एक जूस वैरायटी है मंजरी मेडिका करके, वो वैरायटी भी बहुत अच्छी से वहां पर चल सकती है। मंजरी नवीन का है जो जल्द आने वाली, ऐसी किस्में अगर हम लगाते हैं तो वहां पर खेती करके हमारा किसान बहुत अच्छी से उसका मुनाफा ले सकता है। जी बिल्कुल। तो मोहन जी देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है कि आप बेशक कर सकते हैं खेती, लेकिन आपको किस्म का चुनाव जो है वो सही करना होगा। जल्द पकने वाली जो किस्में हैं आप उनका चयन कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इन्हीं में से आप किसी का चुनाव करेंगे और निश्चित तौर पर अच्छे से बाग लगाकर अच्छा उत्पादन जरूर हासिल करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही सवालों के जवाब हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े।
कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। चर्चा हमारी लगातार जारी है सब्जियों की संरक्षित खेती पर, अंगूर में लगने वाले रोग और उनके बचाव पर। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर कुंवर का एक बार फिर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर कुंवर, आपने बताया था कि 3 मुख्य बीमारियां हैं, उनमें से एक डाउनी मिल्ड्यू भी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? जी, डाउनी मिल्ड्यू एक ऐसी बीमारी है जो बारिश आ गई और पुराने पत्ते हो गए, पुराने पत्ते के ऊपर भी आती है, नए पत्ते हैं, नए पत्तों के ऊपर भी आती है। ये बीमारी जब बारिश नहीं भी आई, टेम्परेचर तापमान अगर कम हो गया, आर्द्रता अगर बढ़ गई, तो नया फूटी निकलना शुरू हो जाता है और उस फूटियों के बीच में ग्रोथ जो है, उसके पत्तों का साइज बढ़ता है, पत्तों की संख्या बढ़ती है और उसके कारण कैनोपी बन जाती है, ऐसी गर्दी वाली डेंस कैनोपी जिसे हम कहते हैं। ऐसी ही डेंस कैनोपी में ये रोग जो है, उसका जीवाणु बीजाणु ये फैलाव ज्यादा होता है। तापमान जब बोलते हैं हम 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लस 60% से ज्यादा अगर आर्द्रता बढ़ गई, ऐसी हालत में इसका ये होता है। पत्तों के ऊपर, इसके ऊपर ऐसे स्पॉट्स आते हैं, ऐश टाइप का या व्हाइटिश ऐश कलर का जो स्पॉट्स बनते हैं पत्ते के नीचे के साइज पे, और वो कुछ दिन के बाद में जैसे ही आर्द्रता बढ़ गई वैसे वो बढ़ना शुरू हो जाता है, फैल जाता है, और जिसके कारण ये जो जीवाणु है, ये बीजाणु है, ये उसमें पत्ते में जो रस होता है, साफ होता है, वो शुष्क, वो शोष लेता है, खींच लेता है, और उसके कारण वो पत्ते में जो हरित द्रव्य होता है, जो क्लोरोफिल बोलते हैं हम, वो क्लोरोफिल अगर उसे कम कर दिया है तो क्लोरोफिल के साथ कारण जो हम फोटोसिंथेसिस की प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो अन्न द्रव्य तैयार करते हैं, तो उस अन्न द्रव्य को तैयार करने के लिए बाधा आती है। पत्तों के ऊपर अगर चला गया पत्ता तो रस शोषने के कारण वो पूरे पत्ते झड़ जाते हैं। अगर पत्ते झड़ गए तो उस पत्ते में काड़ी में जो अन्न द्रव्य का जो चाहिए, फूड मटेरियल का जो स्टोरेज चाहिए, वो स्टोरेज नहीं होगा। उसके आगे जो पत्ते चाहिए, पत्तों का गुच्छे को तैयार करने के लिए, बढ़ाने के लिए, पत्तों की संख्या अगर कम हो गई तो उसका वो अन्न द्रव्य तैयार नहीं कर पाया, तो उसका आने वाले सीजन में उसका कोई यील्ड जो उत्पादन है, उत्पादन नहीं आएगा। जी, तो कई तरह की संभावनाएं यहाँ पर हो सकती हैं। बचाव किस तरह से करना है जानेंगे डॉक्टर कुंवर आपसे। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ से दिनेश जी फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। दिनेश जी, क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मैं अंगूर लगाना चाहता हूँ, तो पौधा कहाँ से मिलेगा ये पूछना चाह रहा हूँ मैडम। जी, आप छत्तीसगढ़ में अंगूर लगाना चाहते हैं, कहाँ से आप इसकी अच्छी किस्में हासिल कर सकते हैं, पौध हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो डॉक्टर कुंवर, क्या सलाह देंगे आप दिनेश जी को? जी, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे स्थित जो हमारा केंद्र है, उससे जुड़े रहे। आप अपनी रिक्वायरमेंट जो अपनी जरूरत है वो दे दीजिए, आप बता दीजिए, हम आपको पौधे तैयार करके देने का दे देंगे। वो आपको कौन सी किस्में चाहिए वो हम आपको बता पाएंगे। कि जैसा कि हमने अभी बताया है कि जो जल्दी आने वाली किस्में हैं, फ्लेम सीडलेस जैसी या तो मंजरी नवीन, वो हम आपको तैयार करके दे देंगे। कम पैमाने में अगर चाहिए तो हम आपको भेज देंगे, यहाँ से कोरियर से भी भेज सकते हैं, या तो फिर अगर ज्यादा पैमाने जैसा आधा एकड़, 1 एकड़ में अगर आपको चाहिए तो आप अपनी जरूरत बता दीजिए, अपने रिक्वायरमेंट दे दीजिए, हम तैयार करके आपको दे देंगे। जी, तो ये किस तरह से संपर्क कर सकते हैं आपके संस्थान में? ये यहाँ पर हमारे संस्थान में मेरा नंबर है 9422032988। ये मेरा नंबर है, उसके ऊपर आप फोन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट दी है, वेबसाइट के ऊपर सारे डिटेल्स हैं। मेरा लैंडलाइन नंबर है 020269560001। इस नंबर के ऊपर भी आप संपर्क कर सकते हैं। जब कभी आप संपर्क करेंगे तभी आपको ये मिल जाएगा। हमारा ऑफिस का ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, हमारी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। वेबसाइट में सारा सविस्तर हमने पूरी जानकारी दे चुकी है, दे दी है। और हमने जो कंसर्न वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों के नंबर भी हमने उसके ऊपर दिए हैं। कभी भी आप किसी भी वक्त आप मेल करिए, फोन करिए,
आपको आपका उत्तर मिल जाएगा और आपको जो जो पौधे चाहिए, जिस किस्म के चाहिए, उस किस्म में से हम आपके परिस्थिति में जो लागू होता है, जो जरूरत है, जो अच्छा आ सकता है, वो आपको देने के हम ये करेंगे, मदद करेंगे। जी बिल्कुल। तो दिनेश जी देखिए, विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर भी आपको बता दिए गए हैं। वेबसाइट पे जाके भी आप तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। आप इनके संस्थान का रुख कीजिए, संपर्क कीजिए इनसे। जितनी पौध चाहिए, कौन सी अच्छी किस्म है, आप इनसे जानकारी हासिल करके मंगवा सकते हैं। निश्चित तौर पर अपने बाग को लगाने की आप तैयारियां कर सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की सलाह के पश्चात ही। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर कुंवर का रुख करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं डॉक्टर बलराज से यहां पर बात करना चाहूंगी। डॉक्टर बलराज, हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं जो हमारे किसान संरक्षित खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अभी के समय की बात करें तो किस तरह से उनकी बेहतर देखभाल की जरूरत होती है? बिल्कुल, देखिए, एक तो ग्रीन हाउस से सेमी क्लाइमेट कंट्रोल भी हो सकता है, नेचुरली वेंटिलेटेड भी हो सकता है जी। उसकी कॉस्ट ऑफ फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट को देखते हुए हम सिफारिश यही करते हैं कि ज़्यादातर किसान जब सब्जियों की संरक्षित खेती करना चाहते हैं तो नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस ही बनवाएं, लेकिन उसमें साइड वेंटिलेशन और जो टॉप वेंटिलेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। एक अनुपात में दोनों का वो मिश्रण होना चाहिए। और दूसरा, इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस, कीट अवरोधी नेट हाउस, जिसका ज़्यादा उपयोग ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बहुत लगातार बरसात नहीं होती, वर्षा कम होती है, लेकिन कीड़े मकोड़ों की बीमारियों की, विषाणु रोगों की समस्या ज्यादा रहती है, उन क्षेत्रों में नेट हाउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सर्दी की बात करें तो सर्दी में क्योंकि पाले से बचाना होता है तो वहाँ वॉकिंग टनल, प्लास्टिक लो टनल, उनका इस्तेमाल संभव है उत्तर भारत के मैदानों में, और उससे फायदा मिलता है बेमौसमी सब्जी पैदा करने में। अगर आप महत्वपूर्ण गर्मी के महीनों की बात करें, अप्रैल मई जून की, तो ऐसी स्थिति में तेज गर्मी और तेज धूप वो फसलों को नुकसान करती है, तो वहां पे छाया करने वाला जो नेट है, शेड नेट जिसको हम बोलते हैं, उसका उपयोग सब्जियों की खेती में उपयोग में लिया जाता है। पर वर्तमान में आदिति जी, जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि ग्रीन हाउस जब आप रोपाई करेंगे तो एक अंदर की जमीन की तैयारी, जो आपको ग्रीन हाउस या नेट हाउस में आपको टमाटर की खेती करनी है या मिर्च की खेती करनी है, शिमला मिर्च लगानी है या खीरा लगाना है, तो उसकी प्रॉपर तैयारी, एक चारों तरफ जो खाली एरिया होता है जिसको हम बालकोनी एरिया या हॉकी एरिया बोलते हैं, उसमें किसी किस्म के भी खरपतवार नहीं होने चाहिए जी। और आप पहली फसल खत्म होने के बाद अगर जमीन को रोगाणु रहित करते हैं, नेमेटोड्स वगैरह के खिलाफ, या जो भूजनित रोग हैं उनके प्रति भी उसमें कोई उसका निदान करते हैं तो वो आवश्यक है। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब बरसात और बरसात का बाद वाला मौसम है, एक तो आपने अंदर तो ठीक ठाक कर लिया, लेकिन ग्रीन हाउस के चारों तरफ बाहर खरपतवारों की भरमार है जी। और ये जो सफेद मक्खी हैं या दूसरे जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, जो एक विषाणु रोगों के वाहक का काम करते हैं, वेक्टर के रूप में काम करते हैं, कहीं से भी आपका बेस का प्लास्टिक फटा, थोड़ा सा भी छेद है या नेट फटा है, इंसेक्ट प्रूफ नेट कहीं से फटा हुआ है, कट गया है, तो उससे एंटर कर जाएंगे और अंदर उनको बहुत अनुकूल वातावरण मिलता है और उनकी जो बढ़ने की जो क्षमता, उनका मल्टीप्लीकेशन बहुत तेजी से होता है। तो किसानों को मैं ये कहता हूं कि विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ग्रीन हाउस के चारों तरफ कम से कम 2 या 3 मीटर की दूरी में उनकी साफ सफाई रहनी चाहिए। और कहीं से भी आपका बेस का प्लास्टिक या नेट फटा है तो उस पर आप पैच वर्क करें। पहले पुराने जमाने में हम कपड़ों पर थेगड़ी लगाते थे, तो वो प्लास्टिक को जरूरी नहीं आप उसको बदलें, उसमें आप पैच वर्क कर सकते हैं। सुआ या सुई लेके, या नेट फट गया है तो नेट का टुकड़ा लिया आपने, उसमें पैच वर्क करें। मेन उद्देश्य, एक जो दरवाजे हैं, दोनों दरवाजों के बीच में जो वेटिंग एरिया है, वो दरवाजों का खुलना बंद होना बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं दोनों दरवाजे खुले हैं जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में, तो उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े अंदर जा सकते हैं। और एक अंदर जाने वाले जो वर्कर्स हैं, वो इन्हीं दिन भर अंदर जा रहे हैं और आ रहे हैं, तो उनकी भी सीमित आवागमन होना चाहिए, ताकि हमारा जो अंदर का जो क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र, वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। उसमें कीड़ों मकोड़ों का जो एंट्री नहीं होनी चाहिए और उनका मल्टीप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए
ग्रीन हाउस, नेट हाउसेज की अंदर से और उसके चारों तरफ साफ सफाई का विशेष ध्यान आपको रखना है। जी, तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं जो इस समय आपको बहुत जरूरी हैं कि आप जब भी संरक्षित खेती कर रहे हैं, कोई भी संरचना है आपके पास, तो आप इन तमाम बातों को जरूर ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर कुंवर का रुख करते हैं। डाउनी मिल्ड्यू के बारे में वो जानकारी दे रहे थे, किस तरह से आप पहचान कर सकते हैं, क्या क्या उसके हम कह सकते हैं कि प्रभाव हो सकते हैं हमारी फसल पर, इसके बारे में उन्होंने बता दिया। लेकिन बचाव के लिए क्या करें हमारे किसान, डॉक्टर कुंवर? बचाव करना, अगर हमें पता चल गया कि बीमारी कौन सी है तो बचाव करना बहुत आसान होता है। जब हमें यह पता चला है कि डाउनी मिल्ड्यू आया है, डेंस कैनोपी के कारण वो उसमें और गर्दी हो गई और उसमें उसको बहुत अच्छे सा वातावरण मिला है जिसमें वो फैलाव उसका ज्यादा जोर से हुआ है। इस फैलाव को रोकने के लिए हमें ये करना है कि आर्द्रता अगर ज्यादा बढ़ती है तो इस आर्द्रता को कम कैसे करें, ये अगर हमें करना है तो सबसे पहले ये है कि जो भी वायर्स होते हैं, एक ये जो टहनी है इसको हम ट्रेन करते हैं वायर के ऊपर, एंगल के ऊपर। जो वायर के ऊपर हम अगर सारे शूट्स अगर एक अलग से अगर ट्रेन करते हैं तो शायद उसमें यह होता है कि आर्द्रता नहीं चलेंगी, ज्यादा बढ़ेगी नहीं, हवा उसमें खिलती रहेंगी। एरेशन की हम बात करते हैं तो एरेशन अगर अच्छा है तो उसमें उस रोग को बढ़ने के लिए सुविधा ज्यादा नहीं होगी, बढ़ने के लिए उसको वातावरण नहीं तैयार होगा। इसको हमको पहले एक काम करना है। देन अगर उसके जो नया जो शूट्स निकल रहे हैं, जो साइड शूट्स निकलते हैं, वो साइड शूट्स को अगर हम निकाल लेते हैं तो भी हमें आसानी से हो जाएगा। सूर्य प्रकाश उसमें आएगा, टेम्परेचर उसमें बढ़ेगा थोड़ा सा, और हमें उसके बाद में हमें जो है फंजीसाइड्स के यूज होते हैं। कॉपर बेस्ड फंजीसाइड्स की बात करते हैं हम, कुछ मैंकोजेब है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो कॉपर बेस्ड फंजीसाइड्स है, बोर्डो मिश्रण है, इसका इस्तेमाल हम जब केन मैच्योरिटी के स्टेज पे अगर हम करने लगे तो हमको इस रोग को कंट्रोल करने के लिए बहुत आसानी होगी। उसके साथ साथ ये जो बायोलॉजिकल है, इस स्टेज में इस बायोलॉजिकल का बहुत ही अच्छा फायदा होता है और इस बायोलॉजिकल को जो बागायतदार जो है किसान है इस्तेमाल करते हैं उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये ट्राइकोडर्मा जो है, ट्राइकोडर्मा ये बहुत ही फायदेमंद होता है इस स्टेज में। इस स्टेज में अगर जितना हम आर्द्रता जितनी बढ़ेगी, बारिश अगर आ गई एक आधी अच्छी तो आर्द्रता और भी बढ़ जाती है। इस आर्द्रता में इसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो अंदर के कैनोपी में जहां हमारी फवारनी नहीं जाती है, स्प्रे सॉल्यूशन नहीं पहुंचता है, वहां पर ये बायोलॉजिकल से पहुंच जाते हैं और उसको हमें आसानी से इस डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करना फायदेमंद होता है। तो ये पत्तों के ऊपर जब जाता है तो पत्तों के ऊपर अंदर अगर जब ये सॉल्यूशन पहुंच जाता है और ये बायोलॉजिकल पहुंचता है, वहां पर जाके वो अटैक कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन उसका रेट फास्टर होने से जितना ज्यादा ये बढ़ गया उतना वो कंट्रोल करने के लिए उसकी आसानी हो जाती है। तो ये चीजें को हमने किसानों को हमारी सलाह यही होती है कि जब बारिश आती है, जब आर्द्रता बढ़ जाती है, तापमान जब कम हो जाता है, बारिश अगर चलती है, उस वक्त हमारा जो भी फंजीसाइड्स हम इस्तेमाल करते हैं रिकमेंडेड है उसका ज्यादा महत्व नहीं होता, क्योंकि 2-3 घंटे में अगर बारिश आ गई तो उसका रिजल्ट खत्म हो जाता है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो ये जो उस वक्त हमारे पास में ये बायोलॉजिकल जो है वही एक अच्छा एक हथियार होता है किसानों के लिए, और इसका इस्तेमाल करने से हम सही तरीके से और बहुत कम समय में और उसको रोग नियंत्रण हम अच्छे से कर सकते हैं। जी, तो इस तरह से आप डाउनी मिल्ड्यू जो बीमारी है उसका भी नियंत्रण कर सकते हैं। क्या पूरी प्रक्रिया है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से यहाँ पर बता दिया है। तो बिल्कुल ऐसी जानकारियां आप भी और आप तक पहुंचाना है हमें, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, हम जल्द ही लौट रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हमारी लगातार चर्चा जारी है सब्जियों की संरक्षित खेती और अंगूर के बागों की देखभाल के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 सर, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। उमान जी, क्या सवाल है आपका? सर, मैं ये खेती साग सब्जी बाग बगीचा का बारे में प्रशिक्षण लेना चाहूँ तो कहाँ जानो मिलना पड़े? जी, क्या कहेंगे डॉक्टर बलराज? ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहते हैं ये क्या? कौन से जिले से हैं? मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से बात कर रहे हैं। शाहजहांपुर से। तो देखिए, आपको 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कहाँ पे? एक तो ग्वालियर में है, उसके मंदसौर में कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर है, इसके अलावा कई कृषि विज्ञान केंद्र हैं उसके अंतर्गत। दूसरा कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है। तो पूरे प्रदेश में बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र और 2 कृषि विश्वविद्यालय, इसके अतिरिक्त केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी आपके बिल्कुल पास में ही है, झांसी में, जो बीच में आता है ग्वालियर और आगे चल के, तो वो भी नज़दीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, आपके कृषि विज्ञान केंद्र से आप संपर्क करें और आप दूसरे संस्थानों में भी जा सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा किस क्षेत्र में आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। आप बागवानी के विषय में प्रशिक्षण चाहते हैं, आप सब्जियों के विषय में चाहते हैं, आप मधुमक्खी के विषय में चाहते हैं, आप संरक्षित खेती पर चाहते हैं, आप अंगूर पर चाहते हैं। डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे हैं आपसे पुणे से। तो इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र जो आपके शाहजहांपुर जिले का है उससे संपर्क करें और उनको अपना वो बताएं प्रशिक्षण के बारे में, और वो आपको फिर बताएंगे कि आप कहाँ से, या तो वो कराएंगे, नहीं तो आगे कहाँ आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ओमान जी, आपको कहाँ संपर्क करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर बलराज से ही यहाँ पर मैं सवाल पूछना चाहूँगी। डॉक्टर बलराज, हमारे किसानों को आप किस तरह की सलाह देंगे इस समय में जब वो सब्जियों की खेती कर रहे हैं? तो कौन सी मुख्य सावधानियाँ हैं? जैसे आपने बताया कि संरचना की देखभाल करनी है, हमें हमारी जो नर्सरी है वो भी अच्छी तरह से हमें तैयार करनी है, तो और क्या सावधानी बरतें? इसके अलावा एक तो देखिए, मेन तो ग्रीन हाउसेज की बाहर खुले खेतों में साफ सफाई रखना जी। दूसरी बात, पौध सुरक्षित क्षेत्र में विषाणु रोग रहित। तीसरी बात, किस्मों का चुनाव। चौथी बात, जब लगा दिया आपने तो प्रॉपर सही तरीके से, सही ढंग से उनकी ट्रेनिंग, प्रूनिंग, पिंचिंग वो प्रबंध करना समय पर। फिर समय पे खाद पानी देना, जिसको हम फर्टिगेशन बोलते हैं, और ड्रिप सिंचाई प्रणाली का ही हम इस्तेमाल करते हैं ग्रीन हाउस में। और जमीन से उठी हुई क्यारियां, जिनको रेज्ड बेड बोलते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल ग्रीन हाउसेज में या नेट हाउसेज में करते हैं। तो ये विशेष ध्यान आपको रखना है, जब भी आप संरक्षित खेती में अच्छे तरीके से सफल हो सकते हैं। जी, तो ये तमाम मुख्य बातें हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखनी है अगर आप सफलतापूर्वक सब्जियों की संरक्षित खेती करना चाहते हैं। तो बिल्कुल इसी के साथ आइए बढ़ते हैं, डॉक्टर कुंवर का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कुंवर, अंतिम सवाल आपसे, क्या कहेंगे आप हमारे किसानों को जो अंगूर की खेती से जुड़े हुए हैं वो किस तरह से इस समय देखभाल कर सकते हैं अपने बागों की? जी, अभी ये जो समय है, ये समय केन मैच्योरिटी का समय है जी। एक सेंट्रल इंडिया की अगर बात करते हैं तो यहाँ केन मैच्योरिटी है। नॉर्दर्न पार्ट की अगर बात करते हैं उत्तर भारत में, तो वहां पर अभी बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रही है, हार्वेस्टिंग हो चुका है और अभी वो सुप्तावस्था में वह टहनी जा रही है, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज में या डॉर्मेंसी। तो ऐसे स्टेज में वहां पर कुछ ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। अभी जो डिसीजेस का प्रॉब्लम है, वो डिसीजेस के ऊपर हमने जो बात किया उस बात को हमको फॉलो करना है। कोई फंजीसाइड का स्प्रे करना है या बायोलॉजिकल्स की हम बात करते हैं।
ये उत्तर इधर सेंट्रल पार्ट की अगर बात करते हैं मध्य भारत की, जहां पर अभी केन मैच्योरिटी की स्टेज है, उस केन मैच्योरिटी की स्टेज में अभी फिलहाल कहीं कहीं बारिश हुई नहीं है, बारिश हो नहीं रही है, क्लाउडी वेदर है। ऐसे वेदर में पाउडरी मिल्ड्यू एक जैसा एक भयानक बीमारी फिर से वहां पर अतिक्रमण कर सकती है। तो ये पाउडर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में जो कुछ सुविधा है, जब हम जो बोलते हैं कि शूट्स को ट्रेन करना है, शूट को ग्रोथ करना है, शूट को अरेस्ट करना है, ग्रोथ को अरेस्ट करना है, देन कोई फंजीसाइड्स है उसका इस्तेमाल करना है, ये जो चीजें अगर हम करते हैं इस वक्त, और केन मैच्योरिटी को एडवांस करने के लिए एडवांस करना बहुत जरूरी है। अगर बारिश लग जाती है तो केन मैच्योरिटी डिले हो जाएगी, वो लेट हो जाएगी, लेट होने से उसमें स्टोरेज कम हो जाएगा और आगे उसका कोई फायदा नहीं होगा हमको गुच्छा निकलने के लिए। तो इस वक्त हमको पलाश से पोटैश जैसे फर्टिलाइजर खाद जो है उस खाद का इस्तेमाल करना है। जहां बारिश भले ही ना आ रही है, लेकिन वहां अभी बारिश नहीं आ रही, तो हम पानी देने का जो लगातार ये करते हैं उसको हमको नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है, पानी कम देना है, जिसके कारण वो केन की मैच्योरिटी एडवांस हो जाएगी। और जितना जल्दी केन मैच्योर हो जाएगा उतना उसमें जो बंच जो है वो तैयार हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और वो फिक्स हो जाएगा, जिससे अभी उस बंच का अबॉर्शन होने का, बंच को फिलेज में कन्वर्शन होने का ये समस्याएं नहीं रहेगी। तो इस स्टेज में हमको केन मैच्योरिटी की तरफ ज्यादा ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसके लिए हमारे पास में शूट पिंचिंग करना है, शूट पिंचिंग करना है, साइड शूट जो निकलते हैं उसको कंट्रोल करना है, देन हमको ट्रेन करना है, पोटैश की उपलब्धता करना है, पानी को नियंत्रण में रखना है। ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो हमारा जो पर्पज है वो पर्पज हमको सर्व कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तमाम बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हम कह सकते हैं, जो हमारे सभी यहाँ पर किसान भाइयों बहनों को ध्यान में रखनी है। बिल्कुल डॉक्टर कुंवर, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अहम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर बलराज का भी यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने सब्जियों की संरक्षित खेती के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, जान लिया आपने कि किस तरह से आप सब्जियों की संरक्षित खेती कर सकते हैं, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और वहीं अगर हम अंगूर के बागों की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह के वर्तमान समय में आप कार्य कर सकते हैं और कौन से रोग हैं जो आपकी फसल को प्रभावित कर सकते हैं और किस तरह से आपको नियंत्रण करना है। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अब अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको जानकारी दे देते हैं। अगले कार्यक्रम का विषय रहेगा फूलों में समसामयिक कार्य, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे मधुमक्खियों में बीमारी एवं रोकथाम के बारे में। जी हाँ, ये दोनों ही विषयों पर अगले कार्यक्रम में चर्चा होगी। आपके पास कोई भी सवाल है पहले ही हम तक पहुंचा दीजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप hellokisan2015@gmail.com पर हमें ईमेल कर सकते हैं अपने सवाल। फेसबुक के जरिए हमसे जुड़िए, फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान और वहां पर हमारे पेज पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो बिल्कुल ये तीनों ही माध्यम हैं जिनके जरिए पहले ही आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे लाइव टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही, जिसके जरिए आप कार्यक्रम के दौरान भी हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। और एक विशेष जानकारी और दे दें आपको हमारे दर्शकों कि आप हमारा ये कार्यक्रम हेलो किसान हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको एक QR कोड दिखाया जा रहा है, आप इसे स्कैन कीजिए और किसी भी समय अपने मोबाइल फोन पर ही आप हमारा ये कार्यक्रम हेलो किसान देख सकते हैं और जो भी विषय हम शामिल करते हैं उसके संदर्भ में आप जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में विषय हम नए लेकर हाजिर होंगे, नए विशेषज्ञों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।